गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। हमारा चैप्टर नंबर 2 धारिता एवं विभवांतर इस समय चल रहा है और नेक्स्ट टॉपिक हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल वे में इस कहानी को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने से पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है और इसका डेप्थ कहाँ से जुड़ा हुआ है। इसका डेप्थ कहाँ से जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये टॉपिक आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार से निकाय है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो बेटा, ये एक प्रकार से निकाय है। सर कैसे निकाय है? देखो, हम यहाँ पे करते क्या हैं कि दो आवेश पकड़ते हैं। बहुत ध्यान समझना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, वो कंडीशन पहले क्रिएट कराते हैं। तो क्रिएट कराने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? दो आवेश पकड़ते हैं। देखना, ध्यान समझना, ये Q1 है और एक दूसरा आवेश Q2 है। प्रकृति कुछ भी ले लो, दोनों धन हो दोनों ऋण हो, एक धन एक ऋण, एक ऋण एक धन, कुछ भी ले लो। आवेशों में कुछ भी प्रकृति ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। और ये एक दूसरे से r दूरी पर हैं, r दूरी पर, ठीक। अब ये कहाँ से बना, तो चलिए इसको समझिएगा। एक्चुअल में हम अनंत से आवेश को पकड़ते हैं। अनंत माने इन्फानाइट। इनफाइनाइट से Q1 को पकड़ेंगे और इसको पकड़ के ले आते हैं किसी फिक्स पॉइंट पर। जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट A है, ये कोई फिक्स पॉइंट A है, और सेम एज इट इज़ ऐसे ही दूसरी तरफ अनंत से हम दूसरे आवेश को पकड़ते हैं, ये Q2 है, और इसको भी पकड़ते हुए ले आते हैं किसी पॉइंट B पर। एज्यूम करना है, ये एज्यूम करना है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए डिटेल वे में चल रहा हूँ। अनंत से हम दो आवेश को पकड़ते हैं, वो चाहे धन हो चाहे ऋण हो, दोनों धन हो दोनों ऋण हो, एक धन एक ऋण, एक ऋण एक धन, कुछ भी हो, तो उन सभी केसेस में ये जो निकाय बनता है यही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काम करने के लिए जरा कॉन्सेप्ट को पकड़ना, कॉन्सेप्ट को। ये हमारा एक आवेश मान लो धनावेशित है। फॉर एग्जाम्पल जरा समझिएगा कि हमने अनंत से किसी आवेश को पकड़ा और निश्चित बिंदु पे ले आया। जरा ध्यान से समझना, अनंत से किसी आवेश को हमने पकड़ा और निश्चित बिंदु पर ले आया, तो क्या ये कहानी विभव के जैसा बन रहा है क्या? जरा परिभाषा याद करो, याद करो, परिभाषा यही तो था। अनंत से किसी आवेश को निश्चित बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता था। तो जब आप आवेश को ले आएंगे तो यहाँ पे कृत कार्य करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा बेटा? कृत कार्य। और यही कृत कार्य क्या कहलाता था? विभवांतर। विभवांतर। तो जब आप Q1 को अनंत से पकड़ के निश्चित बिंदु पर ले आते हैं तो यहाँ पे विभव का कॉन्सेप्ट लगता है। और बड़ा किस्मत की बात है कि जो दूसरा चार्ज Q2 है, इसका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न है, मतलब पहले से है। बात समझिएगा, बात समझिएगा। अनंत से आपने Q1 को पकड़ के ले आया तो इस दौरान आपको कृत कार्य करना पड़ा, जो कि विभव कहलाता है। तो यहाँ से विभव का कॉन्सेप्ट और जो Q2 आवेश है ये पहले से विद्युत क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि चाहे धन हो चाहे ऋण हो, ये विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ना। तो एक बात समझना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति भी है, कृत कार्य भी कर रहे हो और विभव जैसा फील भी आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट भी आ गया। इसका मतलब अगर हमको एनर्जी वगैरह निकालना होगा तो विभव का कुछ ना कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, विभव के फॉर्मूले का कुछ ना कुछ हमें हेल्प लेना पड़ेगा। अब इसी का रिवर्स सुन लो, इसी का रिवर्स कहानी सुन लो, इसी का रिवर्स। ये भी आप मान सकते थे, अनंत से Q2 को पकड़ के ले आए हो, ये देखो अनंत से किसको पकड़ के ले आ रहे हो बेटा? Q2 को। तो जब Q2 को पकड़ के ले आओगे तो इस दौरान भी कृत कार्य करना पड़ेगा, इस दौरान भी तो कृत कार्य करना पड़ेगा। और यही कृत कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। याद करो,
अनंत से किसी परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो ये हमारा कृत कार्य है, और पहले से ये Q1 क्या क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे ये Q1 विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। तो एक्चुअल में ये कहा जाता है कि दो आवेशों का निकाय जिसके कारण कुछ ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसे ये हमारा एक निकाय हो गया, ये जो हमारा है ये निकाय हो गया बेटा, ये देखो ब्लू मार्कर से जो बना रहा हूँ, ये एक सिस्टम हो गया। दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसे कुछ दूरी पर रख देने से हमें ऊर्जा प्राप्त हो, या हमें कुछ एनर्जी की क्या हो, मतलब कुछ एनर्जी हमें फाइंड आउट मिले, यहाँ पे कुछ एनर्जी हमें प्राप्त हो, यहाँ पे हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त हो। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने कहानी सिर्फ समझाया। अगले स्लाइड में चलते हैं, अब डेरिवेशन पे धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी कहानी है कि आपको अनंत से दो चार्ज पकड़ना है। फॉर एग्जांपल ये मैं ले रहा हूँ, r दूरी पर दो आवेश हैं, r दूरी पे दो आवेश हैं, एक तरफ है Q2, एक तरफ है Q1, ठीक है, ये r दूरी पर है। और एक्चुअल में ये अनंत से पकड़ करके ले आया गया है, इसलिए ये भी दिखाना जरूरी है। आप आवेशों को पकड़ के ले आते हो कहाँ से, अनंत से, ठीक, जरूरी है, बिना बताए काम ही नहीं होगा। तो दो बिंदु आवेशों को अनंत से पकड़ के ले आते हैं, तो इस दौरान कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। अब आइए जरा फील लेते हैं, कॉन्सेप्ट का फील। जैसा कि हम जानते हैं विभव V बराबर W/Q0, ये पढ़े हैं कि नहीं, विभव V बराबर W/Q0। और आपने यही पढ़ा था कि जो कृत कार्य होगा, यही कृत कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। उस बिंदु पर किसी आवेश को अनंत से पकड़कर विद्युत क्षेत्र के भीतर निश्चित बिंदु में ले आने पर अथवा ले जाने पर कृत कार्य ही क्या कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। आप जरा एक कॉन्सेप्ट को फील करिएगा, जैसे कि 11th का एक कॉन्सेप्ट है, आइए ये नोट कर लीजिएगा। क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th का रूल कहता है कि अगर कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, बहुत ध्यान समझना, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कहीं पर कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल और असंरक्षी बल, ये क्लास 11 का टॉपिक है। अगर किसी सिस्टम पर संरक्षी बल कार्य करता है, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई निकाय है, अगर किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्य करता हो, यदि किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्य करता हो, तो इस दौरान जो कृत कार्य होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, कृत कार्य ये पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ मतलब कि रास्ते पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। पहली चीज, जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो यहाँ पर कृत कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर। और इस दौरान जो कृत कार्य है W, ये W ही कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो कन्वर्ट हो सकती है काइनेटिक एनर्जी में। कहने का मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान से समझना, in the presence of conservative force amount of work done converts in the form of potential energy। in the presence of conservative force, संरक्षी बल के उपस्थिति में, मैं रूल समझा रहा हूं, ये क्लास 11 का रूल है, नोट है, वहीं से तो ये टॉपिक कोरिलेट होगा। तो मतलब थियरी कहती है, कॉन्सेप्ट कहता है, जब भी कभी किसी निकाय पर लगने वाला बल संरक्षी हो, या ऐसा बल जहां पर संरक्षी बल कार्य कर रहा हो, ऐसा निकाय जहां संरक्षी बल कार्य कर रहा हो, तो इस दौरान जो कृत कार्य होता है ये स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो सकता है, और यही कृत कार्य गतिज ऊर्जा में भी रूपांतरित हो सकता है। तो यहां से हमने ये समझा। अब आपके मन में उठेगा, सर संरक्षी बल क्या होता है? तो दो तीन उदाहरण देख लो। संरक्षी बल का सबसे सटीक उदाहरण है जो देख के पहचान सकते हैं, जब कभी विद्युत बल कार्य करता है, ध्यान समझना, संरक्षी बल कौन कौन होते हैं?
जब निकाय पर विद्युत बल कार्य करे, नंबर वन, अगर कहीं पर विद्युत बल कार्य कर रहा है तो वो कैसा बल है? संरक्षी बल। विद्युत बल कैसा बल है? संरक्षी बल। और देख लो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? ये भी संरक्षी बल है, उसी से कोरिलेट हो गया ना विद्युत क्षेत्र। और देख लो गुरुत्वीय क्षेत्र, बचपन में पढ़े होगे, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, अरे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी फोर्स, ये भी संरक्षी बल है। स्प्रिंग फोर्स F बराबर kx, याद करो बचपन की कहानी, F बराबर kx, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स के एकदम सटीक उदाहरण है, देख के पहचान जाओ दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा निकाय जहां पर ये चारों बल कार्य करो, चारों मतलब अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग। अगर विद्युत बल कार्य कर रहा है मतलब संरक्षी बल, अगर विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो संरक्षी बल, अगर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो संरक्षी बल, अगर स्प्रिंग बल लग रहा है तो संरक्षी बल। तो संरक्षी बल के उपस्थिति में जो कृत कार्य होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमें अब एक थियरी सुनाई देगा, और अब देखिएगा ये पॉइंट नोट कर लेना प्लीज़ बेटा, सभी लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ये कहानी लिख लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, सारा सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है, कोरिलेट बस करना था इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इरेज करता हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो हम विभव का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये कृत कार्य है तो अगेन लिखेंगे विभव V बराबर W की जगह डेल्टा U, क्योंकि कृत कार्य किस में बदल गया? पोटेंशियल एनर्जी में, डिवाइड बाई क्यू नॉट। और यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई क्यू नॉट, और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा बहुत इजी वे में। जो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है वो पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से कन्वर्ट हो गई, ये देखो W हमारा कन्वर्ट हो गया U में, क्योंकि संरक्षी बल के मौजूदगी में कृत कार्य कन्वर्ट हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में। ये हम नहीं कहते, थियरी कहते हैं। और यहाँ से अगेन देखिएगा डेल्टा को हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल दैट इज इक्वल टू विभव मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो यहाँ से हम स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यही हमारा स्थितिज ऊर्जा है, यही हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा को निकालने का पहला इजी डेरिवेशन, अगर स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो विभव निकाल लो और विभव को दूसरे आवेश से गुणा कर दो, हमारा आंसर निकल करके चला आएगा। तो चलिए अब फर्स्ट डेरिवेशन पे मूव ऑन करते हैं बाय दिस रिलेशन। अगली स्लाइड में हमारा फर्स्ट मेथड 1, जैसा कि हमने जो निकाय माना था उसका मेथड 1 देखिएगा। एक आवेश है Q1, चार्ज कुछ भी ले सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, और दूसरा हमारा चार्ज है Q2। एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं बेटा? R दूरी पर हैं। और ये आवेश हमारे अनंत से आ रहे हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये आवेश हमारे अनंत से लाए गए हैं और ले आके निकाय में रख दिया गया है। तो ऐसे शर्त में हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। ये है पॉइंट ए, पॉइंट एज्यूम करना जरूरी है, पॉइंट ए, और ये हमारा है पॉइंट बी। देखो आंसर कैसे निकालेंगे, बहुत इजी वे में। मेथड 1, दिस इज मेथड 1 टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। मेथड 1, तो धन आवेश Q1 के कारण, मतलब Q1 आवेश के कारण, बहुत इजी आंसर देखना, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव, Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव, ये हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है। अभी आज से कुछ क्लास पहले बचपन में हमने पढ़ा था ना, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव। तो जो Q1 हमारा विभव बनाएगा, ये कितना बनाएगा विभव? इसका विभव हम V1 कह देते हैं। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कौन सा रखोगे? Q1, और दूरी क्या है? R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यही तो होता है, याद करो विभव का फॉर्मूला KQ/R। विभव का फॉर्मूला तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, KQ/R, और आवेश यहाँ पे चिन्ह के साथ रखते हैं, बन गया। अब कहानी को समझना, ये जो हमारा आवेश है, ये जो Q1 आवेश है, ये Q1 R दूरी पर क्या बना रहा है? विभव। बहुत ध्यान समझना, ये जो हमारा Q1 है ये R दूरी पर विभव बना रहा है, R दूरी पर। तो इसने बनाया विभव, तो हम लिख सकते हैं
अगेन हम लिख सकते हैं बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर प्राप्त कृत कार्य, बिंदु बी पर प्राप्त कृत कार्य, बिंदु बी पर प्राप्त कृत कार्य। तो क्या होगा प्राप्त कृत कार्य? देखो W इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कौन सा? Q2 वाला, क्योंकि वहां पर है, और मल्टीप्लाइड बाई विभव, यही तो लिखोगे। W बराबर क्या होता है? Q इंटू विभव, जो आवेश उसी का विभव। तो W बराबर Q2 इंटू वी फॉर्मूला से हमें आंसर मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। चलिए देखिए, ये सारी चीज़ें जो हमने लिखा है, आ जाओ भैया इधर। तो अब ध्यान देना, Q1 का विभव हमने निकाला, ये देखो Q1 का विभव हमने निकाला पहले, और वो है V1, Q1 का विभव। अब बिंदु B पर अगर मैं बात करूं, बिंदु B पर तो कितना कार्य प्राप्त होगा? दैट इज W बराबर Q इंटू वी, और Q की जगह क्या है? Q की जगह Q2 है, और विभव कौन सा है? V1 वाला। तो देखो ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस Q1 और मल्टीप्लाइड बाई R। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये हमारा W आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपनी जगह, Q2 अपनी जगह, डिवाइड बाई R। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, और W कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये सबसे इजी मेथड था निकालने का तरीका, कि आपको करना क्या था, एक बिंदु का विभव निकालो और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये फॉर्मूला क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए अगले स्लाइड में, सेम सब कुछ यही कहानी है। अगले स्लाइड में फिर से देख लीजिए जिनको ना समझ में आया हो। हमने एक निकाय माना Q1, हमने एक निकाय माना Q2, दोनों के बीच की दूरी R, और अब इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट कर देते हैं। अब की इसका रिवर्स पढ़ लेते हैं। अब की बार Q2 का विभव निकालेंगे। वीडियो को सुनते चलिए, देखते चलिए। इस वाले केस में हमने Q1 का विभव निकाला था। अब यही कॉन्सेप्ट जिनको ना समझ में आया हो, यहाँ पे रिकैप कर दे रहा हूँ। तो चलो देखो फिर से लिखते हैं। ये हमारा पॉइंट A था, ये हमारा पॉइंट B था। तो अब क्या लिखेंगे? बिंदु B, बिंदु B पर, बिंदु B पर आवेश, बिंदु B पर आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण R दूरी पर विभव, R दूरी पर विभव, R दूरी पर विभव। और R दूरी पर विभव क्या होगा? इसको V2 कह देते हैं अब की बार। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 होल डिवाइड बाई R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, या इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1। तो बिंदु B पर मतलब उधर वाला आवेश, ये वाला जो चार्ज है, इस Q2 के कारण R दूरी पर विभव क्या होगा? Q2 बाई R, बचपन का फॉर्मूला, V बराबर KQ बाई R। आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे बिंदु A पर, ध्यान से देखना, बिंदु A पर, बिंदु A पर प्राप्त कृत कार्य, बिंदु A पर प्राप्त कृत कार्य, बिंदु A पर प्राप्त कृत कार्य। तो W बराबर हम जानते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई V, यही तो फॉर्मूला है। W बराबर Q इंटू वी से, यही फॉर्मूला है, W बराबर Q इंटू वी। तो यहाँ का W कौन होगा? W की जगह W, और Q का काम Q1 करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कार्य निकाल रहे हैं, यहाँ पे कार्य। तो Q1 और मल्टीप्लाइड बाई विभव कौन सा? ऊपर वाला। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q2 मल्टीप्लाइड बाई R। तो ये हमारा बन गया सिस्टम। बस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप पढ़े हैं ना, W बराबर यही पोटेंशियल एनर्जी, यही हमारा U फाइनल माइनस U इनिशियल, और इसका आंसर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2
होल डिवाइड बाई आर, यही हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा आंसर हो गया। तो सबसे इजी मेथड था, एक का विभव निकाल लो और दूसरे पर कार्य निकालो, एक आवेश का विभव निकालो, दूसरे पर कृत कार्य निकाल लो, आंसर आ जाएगा। मेथड 1 में दो तरीके से मैंने करवा दिया, मेथड 1 में हमने दो तरीके से करवा दिया, दिस इज आवर मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अब चलते हैं सबसे हार्डेस्ट मेथड पर, जहाँ पे इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, जहाँ पे समाकलन का। तो आइए ये कैसे करते हैं, चलिए इस कहानी को भी समझ लिया जाए। एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा हार्ड है। एक तरफ निकाय Q1 है, एक तरफ निकाय Q2 है, और ये दोनों आवेश अनंत से लाए गए हैं, तो थोड़ा हार्ड रहेगा, थोड़ा तरीके से समझते चलिएगा, हार्ड है, ठीक। Q2 को पकड़ के यहाँ ले आए और सेम एज इट इज ऐसे अनंत से पकड़ के यहाँ पे क्या ले आए, Q1 ले आए, अनंत से पकड़ के Q1 ले आए। जब ये काम हम कर रहे थे तो एक्चुअल में दोनों के कारण दूरी क्या है, मतलब कि दो बिंदुओं पे हमें आवेश रखना पड़ा अनंत से आवेश को पकड़ के ले आने में। तो ऐसे में हम अब एक काम करने चलेंगे, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, मजेदार है। चलिए, आप जब इस दौरान कृत कार्य निकाल रहे होंगे, मतलब एक आवेश को स्थिर मान लो, अब की बार ये जो एक आवेश है, एक को स्थिर मान लो, दूसरे की पढ़ाई हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे करते क्या है कि हमें कृत कार्य निकालना है। आप बचपन में पढ़े भी थे ये चीज़, विभव का डेरिवेशन याद करो, यही कृत कार्य हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, यही कृत कार्य W ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट विभव से बिल्कुल मैच खाता हुआ है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Q1 है, एकदम एक एक लाइन समझते चलिएगा। जो Q1 है, Q1, तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो देखो हम लिख दे रहे हैं, Q1 के कारण, Q1 के कारण बनने वाला, Q1 के कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र E1 होगा, Q1 के कारण बनने वाला विद्युत क्षेत्र E1 होगा। साथ ही इस निकाय पर, साथ ही इस निकाय पर, ये निकाय है बेटा, गलती से लिख गया, इस निकाय पर, साथ ही इस निकाय पर विद्युत बल कार्य करेगा, साथ ही इस निकाय पर वैद्युत बल भी कार्य करेगा, साथ ही इस निकाय पर वैद्युत बल कार्य करेगा। और वैद्युत बल संरक्षी बल है, तो हमारा फिर वर्क डन ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमने क्यों लिखा, आइए बनाते हैं, हमने फालतू में नहीं लिखा है, इसका रीज़न था, धन आवेश का जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो ऐसे बनेगा, लिख लो, डायग्राम में मैंने दिखा दिया, ये देखो, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर बनता है, धनावेश धक्का मारता है, याद करो, धनावेश धक्का मारता था, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो गया। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, आप मुझे एक बात बताना, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन का लगेगा। अगर आपको समस्या ना हो तो ये है हमारा धन आवेश, ये है हमारा धन आवेश, तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन। तो ये देखो हमारा रिपल्सन हो गया, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैद्युत बल। F ऑफ E का मतलब है, F ऑफ E का मतलब है विद्युत बल, ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कैसा बल है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इस बिंदु B पर बात हो रही है, बिंदु B पर, ये हमारा बिंदु A है। तो ध्यान से समझो, इस धनावेश Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, Fe। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, याद करो, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, जब परीक्षण आवेश Q2 को पकड़ के ले आओगे तो इस दौरान विद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापित करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो इस Q2 को किधर विस्थापित होना होगा, DR, ये देखो विपरीत दिशा में DR, समझे, याद करो, विद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापन होता है। तो अब यहाँ पे मैं कहानी लिखता हूँ, बिंदु B की कहानी देखो, ध्यान से देखना, बिंदु
बी पर कार्य, बिंदु बी पर जो कार्य होगा, चित्र के अकॉर्डिंग समझो, चित्र के अकॉर्डिंग, ये है हमारा Q2, Q2 Q2 पर इधर लग रहा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और विद्युत क्षेत्र के विपरीत हम इसको विस्थापित कर रहे हैं। याद करो, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री, एंगल कितना बना बेटा 180 डिग्री। याद करो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं DW इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180, एफ डी कॉस थीटा। याद करो फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करें या इसी को थोड़ा छोटा कर दे, रुको इसी को छोटा कर देते हैं, ये पूरी कहानी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं तो हमारा जगह बच जाएगा और थोड़ा सा काम भी हो जाएगा। चलो देखो, इस कहानी को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, दिख रहा है, विजिबल है। चलो देखो, इसको ले आके थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये सही है। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, ये इधर आ गया। चलिए देखिए, तो हमने समझा, डायग्राम बड़ा था, बड़ा के समय नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के, दोनों आवेश की वैल्यू Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर, यही हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो बस अब डाटा पुट कर देते हैं। तो जो DW होगा, छोटा वर्क डन, DW फोर्स कितना है, ऊपर वाला फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा DR है, और cos 180 -1 होता है, तो यहाँ पे लग गया माइनस, यहाँ पे लग गया माइनस। cos 180 कितना होता है, ये माइनस होता है, cos 180 बेटा माइनस होता है, तो F इंटू DR cos 180। और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि याद करो विभव का कहानी आप इंटीग्रेट करते थे, वर्कडन को इंटीग्रेट करते हैं इनफाइनाइट से R, तो ये भी हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा इनफाइनाइट से R। विभव का बिल्कुल छोटा सा कहानी है, अनंत से किसी आवेश को निश्चित बिंदु तक ले आने में कृतकार्य ही क्या कहलाता है, विभव। तो हम इसको वर्कडन को इंटीग्रेट कर देंगे इनफाइनाइट टू R। नेक्स्ट टॉपिक में इसको मूव ऑन करते हैं। देखो बहुत ध्यान समझना, K है कांस्टेंट, जो DW है इसको पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू R। और इसके बाद जो बाहर आएगा इंटीग्रेशन के बाहर, K हमारा नियतांक बाहर आ जाएगा, Q1 नियतांक बाहर आ जाएगा, Q2 भी बाहर, बचेंगे सिर्फ एक लोग, दैट इज 1/R स्क्वायर एंड DR। यही हमारा होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R। और बस जिस बच्चे को इसका इंटीग्रेशन समझ में आ गया उसके लिए ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। और माइनस बाहर लगा था तो माइनस लगे रहने दो। अब इंटीग्रेशन करते हैं, K अपनी जगह पड़ा है, चलो K अपनी जगह पड़ा है, Q अपनी जगह, Q2 अपनी जगह, जो डाटा जहाँ थे वो अपनी जगह पड़े हुए हैं, K अपनी जगह, Q1 अपनी जगह, Q2 अपनी जगह। अब एक बात बताना, 1/R स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं R टू द पावर -2 एंड मल्टीप्लाइड बाई DR, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 1/R स्क्वायर की पावर ऊपर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, और इंटीग्रेशन जैसे छपा है वैसे छाप दो, इनफाइनाइट टू R। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है, x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है, दैट इज n+1 अपॉन n+1। पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर को नीचे से डिवाइड कर देते हैं, जो पावर में एक ऐड करोगे उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। बस ये फॉर्मूला लगाते ही हमारा आंसर आ गया, K Q1 Q2 इंटीग्रेशन R की पावर -2 + 1 एंड होल डिवाइड बाई -2 + 1। और जैसे समाकलन होता है, जैसे समाकलन होता है तुरंत इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ये हमारा लग गया डब्बा। इट मीन्स हमें समाकलन करना था 1/R स्क्वायर का, और 1/R स्क्वायर को हम लिख देंगे R टू द पावर -2। और जैसे इसका फॉर्मूला अप्लाई किया बाय दिस रूल, -2 + 1 -2 + 1, जैसे आपने समाकलन किया तुरंत यहाँ पे लग जाता है डब्बा। और हम लिमिट चढ़ा दें डिफरेंट पेन से, ये इनफाइनाइट, ये R।
इनफाइनाइट से आर हमारा हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में इसको मूव ऑन करते हैं। अगर दिक्कत ना हो तो क्या इस फॉर्मूले को इरेज कर दें। साइड हो जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड फाइनली मैं फॉर्मूला हटाना चाह रहा हूँ ताकि हम एक वे में दिखा सके, सही वे में। ठीक है, तो अब इसको इरेज कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए इतने में हम समझा ले जाएंगे चीज़ें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। पहले ये लाइन लिखनी है, फिर ये वाला लाइन लिखना है, और नेक्स्ट यहाँ पे। तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। माइनस के बाहर है, Q1 बाहर, Q2 बाहर। इसको ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा r की पावर -1 डिवाइड बाई -1। अगर डाउट ना हो तो देख लीजिए एक बार, नीचे इनफाइनाइट ऊपर r। देख लो, कोई चेंजेस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। r की पावर -2 + 1 बना देगा -1, -2 + 1 बना देगा -1। एक बात बताना, आपने बचपन में पढ़ा है, ये माइनस बाहर जाएगा तो प्लस बना देगा क्या? जरा सोच के देखो, ये माइनस बाहर जाएगा तो क्या बना देगा? प्लस। तो हमारा फॉर्मूला आ चुका है k, Q1, Q2 और डब्बे में बच गया r की पावर -1 और लिमिट हमारा है इनफाइनाइट टू r। अगेन इस चीज़ को हम लिख सकते हैं k, Q1, Q2, r की पावर -1 को 1/r लिख दो, कोई समस्या यहाँ भी नहीं है। लिमिट इनफाइनाइट से r चढ़ा दो, तो k बन गया, Q1, Q2 बन गया, r की पावर -1 1/r हो गया। और यहाँ पे समाकलन का फॉर्मूला लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहा, प्लस बाहर, के बाहर, Q1 बाहर, Q2 बाहर। अपर लिमिट का मतलब है 1/r और लोअर लिमिट का मतलब है 1/इनफाइनाइट। देख लो, बस डाटा रखना था, केवल डाटा रखना था। r की जगह अपर लिमिट यहाँ रख दो तो बन गया 1/r, इनफाइनाइट को यहाँ रख दो तो बन गया 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट हम लोग 0 जानते हैं, जो 1/इनफाइनाइट होता है इसकी वैल्यू होती है 0। तो फाइनली हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आंसर आ चुका है, जैसा कि मैं सही लिखा था। हम लोग वर्कडन की कहानी पढ़ रहे थे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। सुनते चलिएगा, आखिरी लाइन है। dw निकाल रहे थे इनफाइनाइट टू r, और यही dw हमारा क्या था? कृत कार्य। यही dw हमारा क्या था? कृत कार्य। और यही कृत कार्य संरक्षी बल की मौजूदगी होने के कारण, संरक्षी बल की मौजूदगी होने के कारण ये क्या बन जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। यही हमारा क्या बन जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। और ये पूरा डेरिवेशन हमारा आंसर आ चुका है, k, Q1, Q2 मल्टीप्लाइड बाई r। यही तो हमारा फाइनल आंसर आया है, यही तो हमारा फाइनल आंसर है। जरा देख लो, जैसे तुमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहा, प्लस के Q1, Q2 बाहर, 1/r बच गया और 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0 होता ही है। तो आप जरा देखो, जो कृत कार्य था यही हमें निकालना था, संरक्षी बल की मौजूदगी में ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये सारी लाइन सेम है, ये सारी लाइन सेम है। डेल्टा U को ही U कहोगे, U को ही U फाइनल माइनस U इनिशियल कहोगे। और इस केस में हमारा आंसर हो गया 1/4πε0। K की जगह क्या रखते हैं? 1/4πε0 प्लस का Q1 प्लस का Q2 डिवाइड बाई R। दिस इज आवर फाइनल आंसर, और ये हमारा डेरिवेशन का लास्ट आंसर था। ये लॉन्ग मेथड में था, ये लॉन्ग मेथड था, क्योंकि दिस इज मेथड नंबर 2। ये लॉन्ग मेथड था। तो इस लॉन्ग मेथड को करते समय आपको समझना होगा कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, वर्कडन कैसे निकालते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की यहाँ प्रेजेंस है। कंजर्वेटिव फोर्स का प्रेजेंस था, तो हमने ऐसा कॉन्सेप्ट लगाया कि Q2 को परीक्षण आवेश मान के हमने क्या निकाल लिया? वर्कडन। Q2 को परीक्षण आवेश मान के वर्कडन निकाल लिया, और इसी वर्कडन को इंटीग्रेट कर दिए फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, और हमारा आंसर निकल करके चला आया। सेम यही प्रोसेस आप Q1 पर भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो दिस इज आवर मेथड नंबर 2। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक नोट लिख लीजिएगा जो आपके न्यूमेरिकल में सदैव हेल्प करेगा।
एक नोट लिख लीजिएगा। क्या है वो नोट? चाहे विभव का सवाल आए, चाहे स्थितिज ऊर्जा का सवाल आए, नोट करके लिखिएगा। चाहे विभव का सवाल आए, चाहे स्थितिज ऊर्जा का सवाल आए, न्यूमेरिकल लगाते समय, क्या बेटा? न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा आवेश को, आवेश माने Q1 को और Q2 को, हमेशा न्यूमेरिकल लगाते समय जब आप आवेश की वैल्यू रखना ना, चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज की वैल्यू हमेशा चिन्ह के साथ रखते हैं। मतलब Q1 को चिन्ह के साथ डालना और Q2 को चिन्ह के साथ डालना, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर दिया हुआ आवेश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना, दिया हुआ चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव रखना। दोनों पॉजिटिव है, जैसे प्लस Q1 भी पॉजिटिव तो उसको पॉजिटिव रखो, और Q2 भी पॉजिटिव तो उसको भी पॉजिटिव रखो। कहने का सेंस सिर्फ इतना है, न्यूमेरिकल लगाते समय चाहे विभव हो चाहे ऊर्जा हो, सवाल लगाते समय चिन्ह के साथ रखते हैं। दोनों निगेटिव है तो Q1 Q2 दोनों निगेटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इन चार के अलावा और कोई केस बन ही नहीं पाएगा, चार के अलावा और कोई केस बन ही नहीं सकता है। सवाल को बस देखने की ज़रूरत है, दोनों निगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करके आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। स्थितिज ऊर्जा में सदैव दो आवेशों का निकाय लिया जाता है, बाकी बढ़ाने को और भी बढ़ा सकते हो, बढ़ाने को आप और भी बढ़ा सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, कम से कम दो चार्ज तो होंगे ही होंगे, ठीक है? तो इसी में ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की कहानी में, स्थितिज ऊर्जा के कहानी में न्यूनतम दो आवेश होंगे, अधिकतम चाहे जितना हो जाए, न्यूनतम दो चार्ज होंगे, मतलब Q1, Q2, कम से कम दो चार्ज तो होंगे ही होंगे। और अधिक से अधिक कितना भी हो तो यहाँ पेयर बना के हम सवाल लगा लेंगे। यहाँ पर पेयर बनाए जाते हैं, पेयर बना के हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे, पेयर बनाकर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। पेयर बनाना यहाँ पे आपको सीखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में दो ही चार्ज आ रहा है, Q1 एंड Q2। तो न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी तो डेरिवेशन की कहानी चल रही है, थियरी की कहानी। और बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज़ ये है कि विभव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट समाप्त होता है। विभव के कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमने रिंग का पढ़ाया, हमने वलय का पढ़ाया, हमने अक्ष के अनुदिश पढ़ाया, हमने निरक्षीय पढ़ाया, अक्षीय पढ़ाया, समविभव पृष्ठ पढ़ाया, पूरा डेरिवेशन भी समझा दिया, रेखीय समाकल का संबंध विद्युत क्षेत्र के रूप में, सब कुछ हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास हमारी प्योर कैपेसिटर पर बेस्ड होगा, प्योर संधारित्र पर। तो दिस इज़ फॉर गुड न्यूज़ ऑफ योर यूट्यूब चैनल या फिर ऑफ योर वीडियोज़, जो भी कह लो। आपके वीडियोज़ अब नए सिरे से स्टार्ट होंगे, चैप्टर वही है लेकिन कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वो है कैपेसिटर एवं संधारित्र। तो अब हम बहुत जल्दी मूव ऑन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक से हमारा नया कॉन्सेप्ट, नई कहानी स्टार्ट होगी। रिवाइज करते रहिए, टॉपिक को तैयार करते चलिए। मिलेंगे अपने अगले क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद आप सभी का। देखिए एंड एंजॉय करिए।